मौसमी पूछ रहे हैं? नहीं। चलो ध्यान देगा बेटा, टाइम देंगे, फिर से बता रहे, पूरा टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए, ठीक है। हम लोग आयनिक बॉन्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आयनिक बॉन्ड में हम लोग पोलराइजेशन पे बातचीत किए, ठीक। अब कोवैलेंट। अच्छा, एक मजेदार सवाल आपको लिख लिए, क्या आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है ना? क्या कोवैलेंट में आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है? हाँ, दोनों खेल चलने वाला बेटा। आयनिक बॉन्ड पढ़े तो वहां पर हम लोग सीखे कि कब कोवैलेंट कैरेक्टर बनेगा। आज हम लोग कोवैलेंट शुरू कर रहे हैं। इसके जब गहराई में जाएंगे बेटा तो आगे पढ़ेंगे कि कोवैलेंट में कब आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा। और क्यों भूल गए बेटा, इस पूरे चैप्टर में क्या कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होता है? बोला होता है? कहां होता है? यही पे होगा। कोवैलेंट देके पूछेगा बता इसमें कितना % आयनिक कैरेक्टर है। कोवैलेंट दे करके उस टॉपिक का नाम बोलना तो डाइपोल तोड़ देंगे तुम लोग का, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये देख कोवैलेंट बॉन्ड, इंट्रोडक्शन पे शुरू करते हैं बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक पुराना मेथड और एक नया मेथड। पुराना मेथड कौन दिया था? क्या बोला था? बस कहानी खत्म, इतना पे ही कहानी खत्म। लीविस सिर्फ इतना बताया ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। पर यहां कई सारा सवाल खड़ा हुआ, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन से तो शेयरिंग हो रहा है, पहले एक लॉजिकली सोचो। इस चैप्टर के शुरुआत में बोले थे, बोलो डिफाइन कोवैलेंट बॉन्ड इन वन वर्ड, फोर्स। तब लॉजिकली सोचने वाली बात है ना कि जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग हो रहा है तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो दो एटम को बांध के रखेगा? और अगर लॉजिकली बात करोगे तो ये नहीं लगता है कि सर जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग आएगा वो तो रिपेल करेगा, पर यहां पर तो आप उसको बांध के रखने के लिए चाहिए, है ना। इन सब सारे सवाल का जवाब लीविस नहीं दे पाया था। लीविस ये नहीं बता पाया था कि कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी कैसे काम कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड का जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड पैरामीटर के बारे में नहीं बता पाया था, तभी इस सबका जरूरत पड़ा। लेकिन पुराने कंसेप्ट के हिसाब से बात करेंगे तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी दो पॉसिबिलिटी था। अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर अनम्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हमारे पास है, ठीक है, यहां तक की बात। अब यहां बात करते हैं मॉडर्न कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब हम लोग क्वांटम नंबर पे बात करने वाले बेटा, ऑर्बिटल पे बात करने वाले, ठीक है। जैसे यहीं पे बातचीत कर लेते हैं। ओल्ड कंसेप्ट के मुताबिक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस कंसेप्ट के मुताबिक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा? ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट्स ऑल। बस ये बेसिक फंडा पकड़ के चल। इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और लॉजिकली सोचना बेटा, यहां पे बात करता अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन है कहां बैठा हुआ है? अकॉर्डिंग टू आवर लेटेस्ट कंसेप्ट ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। तो जिस वक्त इलेक्ट्रॉन शेयर होगा इसका मतलब उस वक्त ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा, और इसके बेसिस पर हम यहाँ पे दो थ्योरी पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात सुन लो कि अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडर्न कंसेप्ट का जरूरत क्यों पड़ा, तो आइए बात करते हैं क्यों फेल हो गया लीविस का कंसेप्ट। तो पहले एक एक करके पॉइंट देखो। ये तो नहीं बता पाया कि किस तरह का फोर्स वहां पे काम कर रहा है जो बांध के रखा है, क्यों बन रहा है, उसका कारण। वैसे कारण तो हमारे पास एक वर्ड में है, स्टेबिलिटी। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बता पाया, उस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री शेप क्या होगा वो नहीं बता पाया, और वो मॉलिक्यूल स्टेबल है तो क्यों है वो नहीं। ये सारा ड्रॉबैक की वजह से हमारे पास जो नया कंसेप्ट आया, उस नया कंसेप्ट को पढ़ने के लिए बेटा हम लोग दो हिस्से में बांट देंगे। एक हमारे पास है वीबीटी और एक हमारे पास है एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर यहां तक? ये आपका इंट्रोडक्शन हुआ बेटा कोवैलेंट बॉन्ड का, एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन, अच्छे से समझ ले। ओल्ड कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका जरूरत क्यों पड़ा, ये सारा उसका ड्रॉबैक था। अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, और अगर अनम्यूचुअल शेयरिंग होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां तक का बात समझ में आया? देखा अब क्या पढ़ने जाए है, ये क्या गया, सॉरी ये मिस्टेक हो गया बेटा। बोलो क्या होना चाहिए? कोवैलेंट बॉन्ड। शुरू से याद करो, शुरू में हम लोग बात की थी कि नॉर्मली एक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या था? तो दो चीज पढ़े थे, अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स छोटा होना चाहिए, और डेल्टा जी। उसके बाद हम लोग बात की थी कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगा? तो बातचीत की थी कि कटायन का साइज बड़ा होना चाहिए और अनायन का साइज छोटा होना चाहिए। ये बात करते कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का फेवरेबल कंडीशन क्या? पहला देखो, जिस दो नॉन मेटल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उन लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होना चाहिए बेटा? हाँ, अगर बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज्यादा होना चाहिए,
या उसके बराबर होना चाहिए, लेकिन 1.7 से, ये आपका प्राइमरी कंडीशन है। अब इसमें एक एक पार्ट को समझ, अगर 0 के बराबर हो गया तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बनेगा, वो कोवैलेंट बॉन्ड कैसा कहलाएगा बेटा? नॉन पोलर। लेकिन अगर 0 से ज्यादा है और 1.7 से कम है तो भी कोवैलेंट बॉन्ड होगा, लेकिन वो, और अगर 1.7 के बराबर हो गया, बराबर, तो जो भी बॉन्ड बनेगा उसमें दोनों कैरेक्टर पाया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7 हो गया बेटा, तो याद रखना फिर वहां पर आयनिक बॉन्ड बन जाए। क्लियर है मैटर यहां तक? ठीक, तो ये हो गया बेटा आपका फेवरेबल कंडीशन क्या बनाने के लिए? कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है यहां तक? आओ आगे बातचीत करते हैं। याद आया कुछ? बात करो। जब हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे, एक टर्म पढ़े थे इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्या था उसका मतलब? बोल बोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, यही था ना? चलिए एक बार फिर से बताओ, व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन? -2, नाइट्रोजन -3, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम। तो ये लॉजिक यहां लगा ले, वहां पे बात हुआ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, ये क्या कहेगा? शेयर। तो कोवैलेंसी का मतलब क्या हो रहा है? और यहां पर हम लोग कोवैलेंसी को 3 हिस्से में बांटते बेटा, समझना। पहला, कहां गया? पहला नॉर्मल कोवैलेंसी, दूसरा इनमें से कौन कौन सा टर्म आप सुने या जानते हैं? बात करो, बात करो। अरे कुछ तो सुना होगा रे कथा। चलो देखते हैं। देखो देखो यहां पर नॉर्मल कोवैलेंसी का बेटा सबसे पहले फंडामेंटल सुन लो। नॉर्मल कोवैलेंसी पता करने का तरीका होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल कोवैलेंसी 8 माइनस, ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके सब पे लगाया जाएगा। चेक कर बेटा, यहां समझ में आ रहा है? देख तो, कार्बन का नॉर्मल कोवैलेंसी, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का। कोई डाउट? पक्का? सोच ले, अगला सवाल तुम लोगों के लिए, जवाब दो। व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ सोडियम? कुछ सुनना चाह रहे, बताओ। ये सारा फॉर्मूला समझ आया? तो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 6 फ्लोरीन के साथ, उसके हिसाब से इसका कोवैलेंसी बना। तो व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ सोडियम? बोल बेटा। माइनस, यहां पर वो बेटी सही करीब करीब पहुंची, लेकिन बोले ना तुम लोग आदत वही बेटा, बोलते हमेशा डिस्कस करो, अपना पॉइंट रखो, सुनते नहीं हो। डर किस बात का? आई डोंट नो। खा जाएंगे, मार देंगे बेटा जान से। तुम लोग को बहुत ज्यादा होता, हम क्या बोलते हैं? मारते नहीं है, सिर्फ वो ढक्कन दे देते पानी का, बेटा खुद डूब के मर जाए, यही बोलते हैं ना। बोल आंसर बोल। 1.7, तुमको नहीं लगता कि 1 तो फिर भी ठीक ठाक सुनने में लगा। सोडियम को 7 कैसे पहुंचा दिए? अब फिर से जवाब बता रहे, और जवाब के साथ वो कंडीशन दे रहे कि अगर अचानक जवाब सुन के फीलिंग आएगा सर तेरी एकदम घटिया सा मिस्टेक किए, तो तुम लोग के पास पानी का बोतल पड़ा हुआ, ढक्कन खोलो, डूब के मर जाना। ठीक है? बोले सर सोडियम का कोवैलेंसी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोवैलेंसी तो वो होगा जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नॉन मेटल चाहिए, सोडियम मेटल, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा, कोवैलेंसी नहीं होगा। कम से कम ये भी आपको समझना होगा कि जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो कहां अप्लाई करना और कहां नहीं अप्लाई करना है। शुरू पे ही बात कर चुके थे, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? मेटल और नॉन मेटल चाहिए, है ना? और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए नॉन मेटल। तो फिर से एक बात सोच, लॉजिकली सोच, जो नॉन मेटल होगा उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा कि कोवैलेंसी होगा? दोनों होगा। लेकिन जो मेटल होगा उसका सिर्फ इलेक्ट्रोवैलेंसी होगा। समझ में आया बात? और आगे बात करते हैं। यहां देखो, पढ़ो। वेरिएबल कौन दिखाएगा? वेरिएबल सिर्फ वही दिखाएगा जिसके लास्ट, जिसके पास, अब यहां समझना, बोलो नाइट्रोजन है ना बेटा? नाइट्रोजन के ठीक नीचे कौन बैठा हुआ? तो नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी 3, फास्फोरस का भी नॉर्मल कोवैलेंसी 3, पर फास्फोरस 3 के अलावा 5 भी दिखाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन के नीचे कौन बैठा हुआ है? मिला हुआ। तो नॉर्मल तो फॉलो किया, इसके अलावा 4 और 6 भी फॉलो कर रहा है। दोबारा समझना बेटा, यहां पर देख 1, लेकिन वहां और एक पैटर्न भी देख ले। जो नॉर्मल कोवैलेंसी है वेरिएबल में क्या हो रहा है? 2 करके बढ़ रहा है। जो 3 था वो 3 और 5 बन गया, जो 2 था वो 2, 4, 6 बना, जो 1 था वो 3, 5,
7 बना। वजह अगर पूछा जाएगा तो आपको वजह यह बताना है कि वही शो करेगा जिसके पास। अब ये वैकेंट डी ऑर्बिटल से गेम कैसे चेंज होगा हम लोग उस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल ये 2 पार्ट क्लियर है बेटा आप लोगों का, ठीक। मैक्सिमम पे थोड़ी देर के बाद आएंगे, पर याद रखना कोवैलेंसी टर्म जब आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे एक सवाल पूछते हैं आपसे, देखे तो कौन बताएगा, व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम। अभी अभी तुम लोग से स्ट्रक्चर बनवाए, नॉर्मली एल्यूमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, 3, ठीक है ना। आपको पता है कि एल्यूमिनियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है, एनीवन हियर, बोल बेटा, वेरी गुड, 6। अब देखना अगर आप पढ़े होंगे, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ऐसा कोई कंपाउंड से मुलाकात हुआ AlF6 3-, तो यहाँ पर 6 बना के बैठा हुआ, तो मैक्सिमम भी होता है। मैक्सिमम का खेल तब होता है जब किसी के पास डी ऑर्बिटल होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड कर सकता है। तो पहले ये समझ ले, तो यहाँ का बात हम थोड़ी देर के बाद आएंगे, ठीक है। तो एक बार याद रखना, नॉर्मल समझ में आ गया बेटा आप लोगों को, ठीक। अब आते हैं वेरिएबल पे, देख कैसा क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ देख आपसे कहा जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो 2 तरह का कंपाउंड बना सकता है, NCl3 और NCl5। सही है या गलत है, गलत है। NCl3 बनता है बेटा, ये नहीं बनता है। तो पूछेगा क्यों, जाहिर सी बात है, अभी अभी बात की, बोल बेटा नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी कितना पड़े, तो वो 3 दिख रहा है। लेकिन अगर आप 3 और 5 की बात करोगे तो 3 और 5 का गेम कौन खेलता है, वो खेलता है। यानी फास्फोरस ये बना सकता है, ये बना सकता है, तो फास्फोरस दोनों बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है ना। अब बातें समझते क्यों, समझ में आया। आपके एग्जाम ऐसे पूछेगा कि नाइट्रोजन ये बना सकता है, NCl3 बना सकता है, NCl5 नहीं, जबकि फास्फोरस दोनों बना सकता है। क्यों, आपका जवाब बड़ा सिंपल है, क्यों, किसके पास, इसके पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है इसलिए बना रहा है, इसके पास इसलिए नहीं बना रहा। आइए दिखाते कैसे होते हैं, देख, ठीक। अब ये बताओ कोवैलेंसी का मतलब तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होता है वो किस ऑर्बिट का होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, लास्ट ऑर्बिट। तो ये आपका लास्ट ऑर्बिट। अब लास्ट ऑर्बिट का डायग्राम देख, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है, ये कौन है। अब देख तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यही 3 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है वो जाकर के किसी के साथ शेयरिंग करेगा, पेयरिंग करेगा। तो बोलो इसका नॉर्मल कोवैलेंसी कितना हो गया, 3। तो नॉर्मल कोवैलेंसी 3 दिख रहा है, आया बात समझ में, ठीक। तो ये देखो नॉर्मल कोवैलेंसी इसका, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वही जाकर के पेयरिंग करेगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका कोवैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा, यहां वापस देख आप समझ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे, 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p, 3d। अगर दोनों का कंपेयर करेगा तो देख लास्ट का दोनों का तो 2s2, 2p3, इसके पास 3s2, 3p3, डी खाली पड़ा हुआ है। अब अगर खाली पड़ा तो इसका डायग्राम कैसा होगा, देखो तो ऐसा होगा। ये कौन है, s p d, खाली पड़ा हुआ है। बोल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यही 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा उसका। लेकिन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जम करके वहां जा सकता है, और अगर वहां गया तो इस तरीके का मामला मिल जाएगा। अब बोल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5, तो इसका कोवैलेंसी कितना हो गया बेटा, 5। क्लियर है मामला, पक्का। तो अगला देख और अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर से समझते हैं। ऑक्सीजन OF2, OF4, OF6, बोल कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सल्फर, SF2, SF4, SF6, कौन बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ठीक। आओ ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। यानी फिर से बातचीत कर बेटा, कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, आखिरी वाला। क्लियर। अब आखिरी का डायग्राम बोल किस तरीके से अपने को दिखेगा, ये डायग्राम होगा बेटा। दो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिख रहा है, 2p में 4 इस तरीके से होगा। इस बार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, तो यही इसका कोवैलेंसी कहलाएगा। दैट्स ऑल, कहानी रुक गया। ये दिखाया बाकी नहीं शो किया। अब उस पर बातचीत करते हैं। इसका भी फिर से मिला ना, लास्ट में जो फॉर्मेट यहां वही फॉर्मेट वहां पे भी है, बस एक एक्स्ट्रा आ गया, कौन, खाली डी पड़ा हुआ, क्योंकि 3 पे डी होता है। यानी कि अब इसका अगर हम डायग्राम दिखाएंगे तो ऐसा कुछ मामला होगा। ये आपका हो गया sp_d, डी खाली पड़ा हुआ है। तो बोल कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंसी 2 हो गया। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जम करवा दे उधर, अब क्या पॉसिबिलिटी, ये बन जाएगा। अब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कोवैलेंसी 4, फिर से एक इलेक्ट्रॉन को जम करवा दे उधर, अब क्या होगा 6, कोवैलेंसी 6। एनी डाउट, आया बात समझ में। तो ये सारा समझने के बाद आपको बोर्ड एग्जाम तो लिखना नहीं बेटा कि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देना, कीवर्ड पकड़ कर रख। इसका होने का वजह डी ऑर्बिटल का होना, और इसका नहीं होने का वजह
डी ऑर्बिटल का एब्सेंट होना। क्लियर है? तो वेरिएबल वही दिखाएगा बेटा जिसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट होगा, अदरवाइज वो क्या दिखाएगा, नॉर्मल। और नॉर्मल कोवैलेंसी का मतलब सिंपली याद रखना, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना बॉन्ड बनाएगा, फॉर्मूला के हिसाब से 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहां पर व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1? आपको थोड़ी देर पहले बताया बेटा ये फॉर्मूला 8 माइनस वैलेंस सब पे अप्लाई होगा, लेकिन हाइड्रोजन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सोच कर देख, क्योंकि आप उस फॉर्मूला पे अप्लाई करके देखो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका कोवैलेंसी एक होता है, एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक बार पेयरिंग करेगा एक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, जितना कोवैलेंसी होगा बेटा उतना ही बॉन्ड बनेगा, सिंपल सी बात याद रखना। आइए बात करते हैं क्या पढ़ने जा रहे, देखो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है इसका, लेकिन थोड़ा सा बेसिक जान के रखो बेटा, क्योंकि कई ऐसा क्वेश्चन पे आपको सामना होगा जहां पूछा जाता है कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कुछ अलग नहीं है, पहले उसका दूसरा नाम सुन लो, कुछ अलग बॉन्ड नहीं है, इसका स्पेशलिटी क्या है, अनम्यूचुअल शेयरिंग, है ना। म्यूचुअल अनम्यूचुअल का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल पकड़ ले, ये दोनों गधा रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, खाना खाया, बिल हुआ 500 रुपया, 250 रुपया दिया, 250 रुपया दिया, वापस चले आया, बोल कौन सा बॉन्ड बना, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इन दोनों गधे को पकड़ ले, ये लोग खाना खाने गया, 5000 का बिल बना, क्या खाया था इतना ठीक, और पूरा का पूरा 5000 का पेमेंट ये किया, वो वैसे ही चले आया, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड मत बनाएगा। यानी कि अब आप समझते हैं यहां पर, तो ये स्पेशल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनो, पढ़ो यहां पर। इसमें क्या होगा, एक होगा जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, और दूसरा क्या करेगा, शेयर दोनों करेगा, डोनेट एक करेगा लेकिन शेयर दोनों करेगा। यहां एक बात का खास ध्यान रखना, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा उसको एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन याद रखना वो एक्सेप्ट एक्चुअली में शेयरिंग वाला एक्सेप्ट होता है। अगर आप ट्रांसफर वाला एक्सेप्ट पकड़ लोगे कि एक ट्रांसफर दिया दूसरा ले लिया, तब तो बेटा वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा ना। इसका मतलब आप लोगों के लिए एक सवाल है कि जो डोनर होता है क्या उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर गेन कर लेता है, नहीं करता है। तो डोनर का इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, एक्सेप्टर के पास होता है कि डोनर के पास होता है, बोल बोल, डोनर ना, समझा, फिर से समझना। चलो क्वेश्चन को घुमा के पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां मौजूद होगा ऑर्बिटल में। तो जब डोनर अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहा है, चलिए पहले ये बात करते हैं कैसे डोनेट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ये है ना, इस तरफ कौन बैठा होगा, उस तरफ कौन बैठा होगा। अब बात करते हैं कि डोनर जब, अच्छा डोनर के एक और नाम से पुकारते हैं, एक्सेप्टर को, मालूम है ना। चलिए बात करते हैं, जब डोनर अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे रहा है तो क्या सच में वो डोनेट कर रहा है, एक्चुअली में पूरा पूरी डोनेट नहीं हो रहा है बेटा। डोनेट करने का मतलब क्या होता है, आप दे दिए उसको, है ना। तुम अगर ब्लड डोनेट करने जाएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ब्लड बीच में रखकर आधा आधा शेयर कर ले, आप पूरा दे दिए उसको। लेकिन यहां पर जो लैंग्वेज होता है उस लैंग्वेज पर ध्यान देना। तो मेरा सवाल यह है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा डोनर का, वो किसके ऑर्बिटल में रहेगा आफ्टर बॉन्डिंग, बॉन्ड बनने के बाद वो इसके ऑर्बिटल में पाया जाएगा कि इसके ऑर्बिटल में पाया जाएगा। अगर उसके ऑर्बिटल में चला गया बेटा तो फिर ये तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तब तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, है ना। इस लैंग्वेज को देख तो समझ में आ रहा, पढ़, समझे बात। डोनेट करने, बॉन्ड बनने के बाद इलेक्ट्रॉन का पोजीशन याद रखना, वो इसी के ही ऑर्बिटल में रहेगा, उसके ऑर्बिटल, शेयरिंग दोनों मिलकर के कर रहा है, लेकिन इसके ऑर्बिटल पे रहेगा। अगर इसके ऑर्बिटल से इसके ऑर्बिटल में चला गया, देन इट इज नो मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आया बेटा, इंट्रोडक्शन। ठीक, जैसे कि हर बॉन्ड का पढ़ाई के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, जब पहली बार पढ़े केमिकल बॉन्ड क्या तो समझे कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, जब आयनिक बॉन्ड पढ़े तो उसका फेवरेबल कंडीशन, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े तो उसका फेवरेबल कंडीशन, अब कोऑर्डिनेट का फेवरेबल कंडीशन। दो फेवरेबल कंडीशन है बेटा, पहला देखो क्या है, जाहिर सी बात है अमीर गरीब का खेल नहीं होगा, तो डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग का खेल नहीं चलेगा। डोनेट और एक्सेप्ट करने के लिए एक को अमीर और एक को गरीब होना ही पड़ेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन। लेकिन यह भी याद रखना है बेटा, सिर्फ अमीर और गरीब हो जाने से भी डोनेशन का काम नहीं होगा। कुछ लोग सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं, है ना, नहीं थोड़ा सा जिंदगी पे लेके आ रहे बेटा, बॉन्ड से बाहर आ जा। कुछ लोग सेल्फ रेस्पेक्ट रखते हैं, ठीक है, भले ही गरीब होते हैं पर वो डोनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते। बात होता है ना, ऐसा नहीं कि हर अमीर डोनर बन जाता है, हर गरीब एक्सेप्टर बन जाता है। वैसे ही आप बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ डोनर और एक्सेप्टर होने से बॉन्ड नहीं बन जाएगा बेटा, उसके लिए भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। जैसे एक चीज समझाते हैं, समझना, देखना, बताना। N
3 क्या लगता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन पुअर है? रिच है, माइनस चार्ज ही बता दिया वो रिच है। और ये है ना, अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा बेटा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। देख कैसे बनता है, समझना। ठीक, दोबारा बता रहे, क्या अब भी ये पूरा का पूरा स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच है ना? इसके सामने फिर से एक इलेक्ट्रॉन पुअर रख दिया तो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि एक इलेक्ट्रॉन रिच है दूसरा पुअर है तब भी नहीं बनेगा, तब वो ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसके सामने फिर से एक गरीब को डाल दिया H+ तो भी नहीं बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? यहां पर नाइट्रोजन का कितना कोवैलेंसी आपको दिख रहा है? एक, अरे एक बॉन्ड बना ना, यहां कितना दिख रहा है, यहां कितना दिख रहा है? याद रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब बनेगा जब नॉर्मल कोवैलेंसी सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी कितना है? वो जब भी पहला बॉन्ड बनाएगा कोवैलेंट बनाएगा, दूसरा तीसरा अब सैचुरेट हो गया, अब आया चौथा बॉन्ड, फिर से अभी भी इलेक्ट्रॉन रिच है, देख इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है ना। अब इसके पास जब फिर से एक H+ दोगे, अब यहां पर क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी दूसरा क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लो, पहला तो रिच और पुअर होना चाहिए, ये लाइन समझ आया, बात समझ में? ठीक है, तो फिर से आपके लिए सवाल, बोल ऑक्सीजन का नॉर्मल कोवैलेंसी कितना? 2। यानी ऑक्सीजन जब पहला बॉन्ड बनाएगा, दूसरा तीसरा, देख लो, याद है ये वाला मामला? बोलो HOH, कौन है बेटा? वाटर है, और यहां पर ये दे दिया H+, बोल कौन इलेक्ट्रॉन रिच है? ऑक्सीजन। कौन इलेक्ट्रॉन पुअर है? क्या अपना ऑक्सीजन नॉर्मल कोवैलेंसी सैचुरेट कर चुका है? हाँ, यानी अब अगर ये अपना बॉन्ड इसके साथ किया और ये बना दिया आपका हाइड्रोनियम आयन, बनता है ना बेटा इस तरीके से, ये बनेगा इस तरीके से। आया बात समझ में? एग्जाम्पल देखो तो फिर से समझा, ये तो कंडीशन बताया, ये देख पहला एग्जाम्पल ओजोन का भी, ये देख, ये स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? देखो तो, यानी यहां पर देखो तो ये अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, लेकिन कब किया? जब इसका नॉर्मल कोवैलेंसी, देख वह, यहां समझना। देखो 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है, बोलिए अपना कोवैलेंसी सैचुरेट कर चुका है, ये अपना कोवैलेंसी सैचुरेट कर चुका है, बोल इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? बात का है, नहीं समझ में आया है ना? और होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 4, और यहां 2 बॉन्ड, ऑक्टेट पूरा हुआ। फिर से बात करते हैं, बोलना बेटा, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? तो किसको आप डेफिशिएंट मानोगे इलेक्ट्रॉन के मामले में? ये इलेक्ट्रॉन पुअर हो गया, ये गरीब हो गया, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद भी इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझ ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा? पहली बात, एक अमीर गरीब होना चाहिए, और दूसरा नॉर्मल कोवैलेंसी सैचुरेट होनी चाहिए। व्हाट इज द नॉर्मल कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन नॉर्मल कोवैलेंसी 1 है ना। यानी अगर क्लोरीन पहला बॉन्ड बनाएगा तो दूसरा कोऑर्डिनेट बनाएगा, क्योंकि पहला सैचुरेट हो चुका है। आगे दिखाएंगे, ये बात समझ में आया बेटा आप लोग को? क्लियर यहां तक? तो इस वक्त आपको हम किसका आइडिया दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। क्या है? अच्छा, ऑक्टेट रूल तो पता है क्या होता है? आप नर्सरी से पढ़ते हुए कि ऑक्टेट रूल का मतलब वो जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में कब पहले से नहीं, बॉन्ड बनाने के दौरान, बॉन्ड बनाने के बाद, ठीक है। और कुछ होता है जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं करता, डुप्लेट को फॉलो करता है। यही पढ़े थे ना बेटा। अब इस लेवल पे आप आए हैं कि अब ऑक्टेट रूल काम नहीं करता है। ऑक्टेट रूल वो क्लास 9-10 लेवल पे काम करता है, आपका हाई लेवल पे काम। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले, उसका फेलियर। 2 तरह का फेलियर ऑक्टेट रूल का, यहां से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, दिखाएंगे कैसा। पहला क्या है, इसको हाइपोवैलेंट भी कहते हैं, है ना। दूसरा क्या है, कई नाम है, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसको हाइपरवैलेंट या सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। ये नाम से और किसको कहा जाएगा, देखो तो ये समझ में आ रहा।
जिसका ऑक्टेट 8 से कम हो गया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ जाएगा, और जिसका 8 से वो इलेक्ट्रॉन ये होगा। क्लियर यहां तक की बात समझ में आया? अब इसका एग्जाम्पल देखो तो, इसका एग्जाम्पल देखो तो जनरली ये भी देखने को आपको मिलेगा बेटा कि इस तरीके का जो मामला होता है, जो हाइपर वैलेंट होता है, सुपर ऑक्टेट होता है, बताओ तो ये फास्फोरस सल्फर किस पीरियड में पाया जाता है? ये खेल थर्ड पीरियड से शुरू होगा और उस वक्त शुरू होता है जिसके पास, अगेन यहां पर समझ लो, ये गेम वही शो करता है जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, वो अपना नॉर्मल कोवैलेंसी को बढ़ाएगा और जरूरत से ज्यादा बॉन्ड बना लेगा। बताया समझ में? बताओ तो फास्फोरस के पास यहां कितना इलेक्ट्रॉन है? फास्फोरस के पास 10, अकेला था तो 5 था, अभी वो 5 क्लोरीन के साथ आया ना। बोल बेटा सल्फर के साथ 12, आयोडीन के साथ, ऑस्मियम के साथ 16, यहां जेनॉन के साथ। सोच के देख, अब ऐसे सोच, जेनॉन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। 8 में से कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यूज किया वो? तो 2 अपना जेनॉन का, 2 फ्लोरीन का मिला लिया, तो फ्लोरीन का वो 4 हो गया, और उसके बाद 2 डोनेट करने का, 2 शेयर के बाद उसका खुद का कितना बच गया? 6। कहने का मतलब हो रहा है रे, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8 है ना। 8 में से क्या किया? एक फ्लोरीन के साथ बना लिया बॉन्ड। अब गिन, 2 4 6 8, तो यहां पर 10 है। बोल यहां पर कितना है? 12। यहां पर, अच्छा इसको पहचानते हो? इंटर हैलोजन कंपाउंड सुने हैं? ये जानते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे पास 4 तरह का होता है। AX टाइप, AX 3 टाइप, AX 5 टाइप, AX 7 टाइप। AX 7 टाइप का एग्जाम्पल तो यहीं पर आपको दिख जाएगा। बोलो कौन है ना? इसका एग्जाम्पल जैसे ClF3, इसका एग्जाम्पल जैसे IF5। इसको छोड़ करके बेटा जितना भी इंटर हैलोजन कंपाउंड है वो सब सुपर ऑक्टेट को फॉलो करता है, पहला को छोड़ करके। ठीक है यहां तक? जैसे एग्जाम्पल ये ले लो, ClF3 की बात करते हैं। बोलो ClF3 में सेंट्रल एटम कौन है? बात करो। तो क्लोरीन का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 7। 7 में से वो 3 इस्तेमाल किया, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए। बोलो बचा कितना? 4 बच गया। गिन टोटल कितना इलेक्ट्रॉन? 10। 3 बॉन्ड के लिए 6 और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड। क्लियर यहां तक की मैटर? ये समझ में आया बेटा? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का, सॉरी ऑक्टेट रूल का फेलियर। 2 है डेफिशिएंट एंड सफिशिएंट। ये पार्ट क्लियर है बेटा आप लोग का? अब आओ यहां पे बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो फिर से 2 कैटेगरी में बटेगा, एक ट्रू और एक पसीडो। पसीडो, सीडो पी है ना, बोलना बस हो गया खत्म बात। पी है तो अगर ज्यादा है तो फिर बेटा याद रखना ये मेरा नाम है। अब पी साइलेंट नहीं किया जा रहा, उसमें तो कर दिए बेटा बिना बोले, मेरे वाले में भी कर दे। ठीक है चलो एनीवे सुनो, अब कंसेप्ट को समझ। ट्रू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको कहेंगे? पढ़। जो अपना ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं कर सकता, कुछ भी कर ले वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकता। एग्जांपल देख तो समझ में आ रहा है? क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कभी कंप्लीट हो सकता है? नहीं होगा। लेकिन सीडो उसको कहेंगे जो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है बाय स्पेशल मेथड। अब ये स्पेशल मेथड क्या होता है? एग्जांपल देख लो, ये इसका एग्जांपल है। ठीक है, स्पेशल मेथड देख क्या क्या हो सकता है। पहला देख डाइमराइजेशन, जिससे आज हम आपका क्लास शुरू किए बेटा। आपको जिसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए थे वो किसका था? इसी का डाइमर था ना, Al2Cl6। ये पांचों का भी हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। याद रखना इस वक्त आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये 5 एक ऐसा मामला है जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पर इस प्रोसेस के बाद उन लोगों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। यहां पर तो डाइमराइजेशन है, बनाना बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, लिविसाडाक्ट कभी सुने या जानते हैं? लिविसाडाक्ट ना सुने, भूल गए, पढ़े नहीं है। और एक कौन है बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आओ एक एक करके बात करते हैं। यहां देखो ध्यान देना, क्या है स्पेशल मेथड टू ऑक्यूपाई? ये कौन है? क्या एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं ना। अब देखो ये अपना डाइमर बनाया और ये बना,
अब यहां ढूंढो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं हुआ। अब और समझाते ये काम कैसे किया, वापस से समझाते, समझना बेटा। ये देख, यहां देखो एल्यूमिनियम है बेटा, इसी को ले लो ना। कौन है? क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन, और यहां बॉन्ड खाली पड़ा हुआ है। एक और एल्यूमिनियम ले लिए बेटा, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। कोई डाउट? अब बोलो क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 में से कितना इस्तेमाल कर चुका है? कर चुका है ना। इसी तरीके से बाकी में भी है। अच्छा ये चेक कर, तो हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है? चेक करना है ना। ध्यान से सुनना जो पूछेंगे। क्या एल्यूमिनियम यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच है या पुअर है? अब क्लोरीन क्या चांसेस है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का? क्यों? क्लोरीन अपना नॉर्मल कोवैलेंसी सैचुरेट कर चुका है। देखो, यानी कि अब अगर वो अपना अगला बॉन्ड बनाने का कोशिश करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। एनी डाउट? यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? बोल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। समझ में आया? तो ये बन गया उसका डाइमर। एनी डाउट? अब देखो तो क्या हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट है? क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। समझ में आया? ध्यान देना बेटा, अब इंटरेस्टिंग चीज दिखाने जा रहा है आप लोगों को, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आएगा। याद है, ये जो बॉन्ड बना बेटा, इस बॉन्ड का एक नाम है। इस बॉन्ड का एक नाम है, नाम बताओ। कोशिश कर, कोशिश कर। बनाना बॉन्ड। याद रखना, बनाना बॉन्ड का नाम आप सिर्फ बोरोन का हाइड्रेट में देना और कहीं मत देना। B2H6 या उसका और भी हाइड्रेट होता है, बोरोन का बहुत सारा। आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही हाइड्रेट है B2H6, आधा उसका और भी बहुत सारा हाइड्रेट होता है। वहां बनाना बॉन्ड का नाम होगा, कॉला बंधन का नाम होगा। यहाँ कोई कॉला बंधन नहीं है। पर अब बात बताते, सुन लो। इसका एक और नाम याद रखना, क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड। क्या नाम है इसका? 3 इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा, तगड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे, पकड़ के रखना। इसका एक नाम क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड। ध्यान से सुनना और बताना, जो सवाल पूछ रहे बताना बेटा। बोल बोल बोल, यहां बोल। इस बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है और वो किसका है? दोनों ही क्लोरीन का था। यहां पर किसका इलेक्ट्रॉन है? एक क्लोरीन का। क्लियर है? ऐसे ऊपर भी बनेगा। इस पूरे बॉन्ड का नाम बता। क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड। बोल, इसको बनाने में कितना एटम इन्वॉल्व है? बोला 3। अरे 3 है ना भाई, एल्यूमिनियम ये तीनों मिलकर बना रहा है ना, ये तीनों के बीच में बन रहा बेटा। तो वंस अगेन शुरू से बोल, कितना एटम इन्वॉल्व है? कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? अरे इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है बेटा? आज कैसे दिखा? बॉन्ड कौन बना रहा है? ये तो उसके बॉन्ड तो ये बनाना, बॉन्ड तो ये बनाना। तो बोल इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखा बेटा? इलेक्ट्रॉन 4, एटम 3। एक और नाम बोल। समझ? यही था हमारा। यहां जो बॉन्ड बनेगा बेटा, इसका एक नाम। आया बात समझ में? क्लियर है यहां तक? अब एक और सवाल सुनो, ये थोड़ा सा लेवल उठा रहे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो बॉन्ड बना, इसमें किस तरह का ओवरलैपिंग पाया गया? समझाते बेटा। बता सकते हैं यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? बेटा सुनो, अगर आपको स्ट्रक्चर देकर के कभी भी हाइब्रिडेशन पूछा जाए ना, बड़ा आसान सा तरीका, जिसका पूछा जाए, देख उसके पास कितना सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और उसके पास कितना लोन पेयर है। बोल इसके पास कितना बॉन्ड दिख रहा है? 4। और 4 का हाइब्रिडेशन क्या पड़े बेटा आप लोग? sp3। तो बोल यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन, यहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन, और यहां पर क्लोरीन के पास 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर बचा, sp3। तो ये किस तरह का ओवरलैपिंग होगा? पढ़ना ध्यान से यहां। तो इस तरह का बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग पाया गया वो कैसा ओवरलैपिंग होता है बेटा? sp3 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 ओवरलैपिंग। इसको क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं। इसका एक और नाम है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्लियर है? अब अगर ये समझ में आ गया तो एक और सवाल समझना बेटा, बोलना ये किसका इलेक्ट्रॉन है? मान ले, और ये किसका इलेक्ट्रॉन है? और कोई यहां पर खेल है? बोल इस बॉन्ड बनाने के लिए कितना एटम का इस्तेमाल हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ? इसका एक और नाम क्या होना चाहिए? हाँ, तो ये जो जितना भी नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है बेटा, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वो सब का सब नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। क्लियर है बेटा? यहां तक बात पल्ले पड़ा, आगे बढ़े। ठीक है बेटी, छोड़ दो, पूरा देंगे टाइम नोट करने के लिए, पढ़ा रहे ना। अभी देख जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे देखना और पिक्चर क्लियर होगा। यहां तक ठीक है? चलो यहां देखो, फिर से देखना बेटा। बताना तो ये कौन है, इसका नाम तो कम से कम बता दे, इसका नाम तो कम से कम बता दे बेटा।
ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम कहते रहे गधा इसको, है ना। कहां पढ़े थे, इससे मुलाकात कहां हुआ था आप लोग बताओ। कोऑर्डिनेशन चैप्टर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, टॉपिक का नाम था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके अंदर में आपको 3 तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पढ़ाया गया था। एक बताया गया था सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, एक बताया गया था पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, एक बताया गया था बोथ। और आपका चेहरा बता, पता नहीं सर आप किस चैप्टर की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। यहां तक से ये पकड़ में आ रहा है ना बेटा, चीटिंग करना। 2 मिनट पहले यहीं पे Cl बैठा हुआ था 3, तो वो LCl3 था, अभी 3 मिथाइल बैठा हुआ है। अब जब इसका डाइमर बन रहा है, इसका डाइमर बन रहा है, तो एक बार डाइमर फिर से देख कैसे बन रहा है। Al थोड़ी देर पहले ऐसे ही बनाया था ना, यहाँ Cl रखा था ना, अब यहां पर Cl के जगह पर C है, और यहां पर Al है, यहां पर CH3 है, CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, और यहां पर 3H आएगा ना, बना ना 3H बेटा। अब आपको दिखने में क्या लग रहा होगा, सर यहां पर तो कार्बन का 5 बॉन्ड बन गया। कैसे मुमकिन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो 4 ही होता है। आइए अब उसको समझाते, दोबारा से समझना। क्रॉस मार्क एल्यूमिनियम को पकड़ ले, डॉट कार्बन को पकड़ ले, बोल ये किसका इलेक्ट्रॉन, ये किसका इलेक्ट्रॉन, ये किसका। यहां तक कोई ये तो सिंपल पार्ट है ना। एल्यूमिनियम का कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, 3। 3 का इस्तेमाल हो गया ना। कार्बन का चेक कर, कार्बन का 4 यूज हो गया, मतलब यहां पर कार्बन के लिए कोई जगह नहीं बचा। देगा कहां से, उसके पास है ही नहीं। इधर से पकड़, इस साइड से बोल ये किसका हुआ बेटा, ये किसका हुआ, ये किसका हुआ, और ये इधर खाली रह गया। समझ में आ रहा कैसे बन रहा है, ठीक है। अब देख, ये जो पूरा का पूरा एक बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड है, ये एक सिंगल यूनिक बॉन्ड है। इसको आप 2 बॉन्ड नहीं पढ़ो, ठीक है। इसको आप 2 बॉन्ड, जस्ट लाइक प्रीवियस केस, वो पूरा एक सिंगल यूनिट था, ये भी एक सिंगल यूनिट है। अब बताना इसका क्या क्या नाम पॉसिबल हो सकता है। तो बोल, इस बॉन्ड को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हुआ बेटा, है ना, और इसमें कितना सेंटर इन्वॉल्व है। इसका एक नाम क्या होना चाहिए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक और नाम सोच, तो पिछला वाला का चीटिंग कर, जल्दी से करना तो ब्रिज टूट जाएगा। कौन सा, कार्बन ब्रिज बॉन्ड। पिछली बार कौन ब्रिज बनाया था, तो उसका नाम क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड पड़ा, इसका नाम कार्बन ब्रिज बॉन्ड। आया बेटा लैंग्वेज समझ में, क्लियर है यहां तक। अगर आपसे पूछा जाए यहां पर ये बॉन्ड बनाने के लिए किस तरह का ओवरलैपिंग हुआ, डायग्राम से दिमाग लगा तो देखिए सर, बोलना ये एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या है, यहां कार्बन का हाइब्रिडेशन और यहां एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन, यहां किस तरह का ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा। आया बात समझ में, ठीक है बेटा। चल इसको दोबारा से दिखा रहे, इस डायग्राम से देख, देख तो ये कार्बन ब्रिज बॉन्ड, और कैसे बनेगा ये। अच्छा ये देख तो समझ में, ये कौन है बोल, ये कौन है, यहां कौन है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आपका ये बॉन्ड बना। इसी तरह पूरा को एक यूनिट माना जाएगा। अब ये 2 बॉन्ड नहीं सब देखोगे आप, इसको एक सिंगल बॉन्ड की तरह, एक सिंगल यूनिट की तरह देखोगे, जिसको बनाने में सेंटर तो 3 इन्वॉल्व हुआ पर इलेक्ट्रॉन, और ये किस तरह का ओवरलैपिंग होगा बेटा, sp3 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 ओवरलैपिंग होगा। क्लियर है, समझ आया। अगला पे आते बात करते, देख उम्मीद करते ये तो टच किए होंगे बेटा 11 12 में, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। तो बोल, इसका जब डायमर बनता है तो कैसा बनता है, यही है। अब चलो इसका कंस्ट्रक्शन को दोबारा से समझते हैं। आओ बोलो, बोरोन, यहां पर हाइड्रोजन है बेटा, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है यहां तक। अब बता बोरोन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, रे अब तो बेटा तुम लोग हम पानी का बोतल का ढक्कन भी नहीं देंगे डूब मरने के लिए, सिर्फ 1 बूंद पानी देंगे, बोले इसी में डूब मरो। बाबू अली, बाबू अली गए इंडिया टहलने, ग्रुप 13 का बात कर रहे हैं। बोरोन, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, बाबू अली बोल रहे, सुनता नहीं है गधा। बोरोन का 3, एल्यूमिनियम में 3, वो पूरा ग्रुप का 3, ग्रुप 13 का बात कर रहे हैं। और एक चीज दिमाग में सेट कर ले बेटा, ग्रुप 13 हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका दूसरा मतलब है ग्रुप 13 हमेशा लिविस एसिड होगा, क्योंकि ग्रुप 13 के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
अब जब शेयरिंग करेगा तो कितना बनेगा 6, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, तो हमेशा तो डेफिशिएंट पे रहेगा ना। ठीक है, वापस आप बोर्ड पे। तो बोल बोरोन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, तो समझना एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का, ये डॉट हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब बोरोन के पास तो और इलेक्ट्रॉन है कि यहां इस्तेमाल करेगा, उस तरफ से देखते हैं। बोल क्या होगा, ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये बोरोन और ये। अब ये जो बॉन्ड आपका बना, इसका एक नाम तो बनाना बॉन्ड हुआ, कुछ और नाम अब आप लोग डिसाइड करो। इतना जो लैंग्वेज सिखा है बेटा, अब आप लैंग्वेज पकड़ो। सी सेंटर, एक और नाम बोल, नहीं तो ब्रिज टूटेगा, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड। तो 3 तरह का ब्रिज बॉन्ड आ गया बेटा आपके सामने, एक क्लोरीन ब्रिज बॉन्ड बना, एक कार्बन ब्रिज बॉन्ड बना और एक हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बना। ठीक है, यहां तक का बात समझ में आया आप लोगों को? तो ये हो गया आपका। हाँ, एक और बात कहेंगे, ये डेटा याद रखिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछता है बेटा, क्या कि ये वाला बॉन्ड HBH का बॉन्ड एंगल कितना है, जो कि बॉन्ड में अंदर की तरफ, यानी कि कौन सा जो बनाना बॉन्ड बना रहा है, और एक होगा HBH, ये भी एक बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा अब एक और सवाल पूछे आपसे, देखिए किस तरह का ओवरलैपिंग होगा, बताओ तो देखे जरा, दिमाग लगा, किडनी लगा, जोर लगा, देखे। बोरोन का हाइब्रिडेशन बोल, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड ना, sp3sp। तुम लोग मेरा दिल तोड़ दिया बेटा। आइए आंसर बता रहे, सुनने के बाद अगर दिक्कत होगा तो फिर से बात करेंगे, वरना फीलिंग आएगा सर वो है। याद एक बनाना बॉन्ड का एक और नाम, एक और नाम, एंड फॉर्म्ड बाय बेटा हाइड्रोजन, वो सिर्फ एस है, हाइड्रोजन एस होगा ना। तो किसने इस बार किस तरह का बॉन्डिंग हुआ, sp3s sp3, समझ आ रही है, sp3s sp3 ओवरलैपिंग से बनेगा। बात पल्ले पड़ा बेटा आप लोगों को, समझ में आया? ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए अब आइए बात करते हैं इसका एक और नाम। अब देखो यहां खेल क्या होता है, ये मामला बेटा ये से याद रखना, ये सब यूनिक केस है, नॉर्मल नहीं है कि आप इसको हर जगह पे अप्लाई करना। ठीक है, एनओ में देखा गया, आप NO नाइट्रिक ऑक्साइड, कैसे समझना, नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा, और याद रखना हम लोग तो भटक मत जाना बेटा, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट, इसके साथ साथ हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ा कि किस तरह का ब्रिज बॉन्ड पड़ रहा है, कितना सेंटर कितना इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हमारा पास यही पढ़ाई चल रहा हमारा क्या कि किसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और ऑक्टेट कंप्लीट होगा कि नहीं। यहां देख होगा नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, ये कौन है बेटा, इसके ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, बना बॉन्ड, बोल कौन कंप्लीट कौन इनकम्प्लीट, कौन कंप्लीट है, ऑक्सीजन है ना कंप्लीट, 2 4 6 8 नाइट्रोजन, 2 3 4 5 6 इनकम्प्लीट हो गया, हुआ। आइए समझते हैं फिर से, अब देख कैसे बॉन्ड बनने जा रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर नाइट्रोजन, अब देखो तो नाइट्रोजन का कंप्लीट हुआ है ना, कैसे हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर से पकड़ 1 2 3 4 5 6 7 8, वाह ठीक। इस वक्त ये जो बॉन्ड बना, वैसे इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड बना इसका नाम बोल, सेंटर के हिसाब से नाम बोल, और ये जो बॉन्ड बना, तो यहां पर सेंटर कितना हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। आया बात समझ में? और यहां पर कोई ब्रिज वगैरह नाम नहीं आने वाला है, समझ में आया यहां पर? तो देखो कई सारा मामला हो गया, एक हम लोग पर एक तो नॉर्मल हो गया 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक बात की 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या बात की थी बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और एक पहले 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, कई सारा बॉन्ड आ गया। अब उम्मीद करते ये लैंग्वेज आपके क्लियर हो गया होगा किस तरीके का मामला है, समझ में आया बेटा आप सब लोगों को? ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे बताओ, ये चल क्या रहा था टॉपिक, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है पर, और अभी तक जो हम लोग एग्जाम्पल देखे, अब अगला एग्जाम्पल पे बात करने वाले, अभी खत्म कहां हुआ अभी आप, क्या है ये टॉपिक, बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है देखो, बताओ तो यहां पर क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बोरोन किसके साथ बॉन्ड बना है, फ्लोरीन का, बोलो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो,
भाई 1 2 3 4 5 6 8 6 8 6 8 कंप्लीट है ना। ठीक, देखो अब क्या हो रहा है, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया। किसको डोनेट किया, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना बेटा। बोरोन को डोनेट किया, डोनेट करने के बाद क्या हुआ बेटा, देखते ऐसा कुछ बनेगा, ये बॉन्ड बन गया ना भाई। अब बताओ बोरोन का कितना हुआ, 2, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 हुआ। और देखो तो डोनेट करने की वजह से क्या फ्लोरीन का ऑक्टेट में डिस्टर्बेंस हुआ, चेक करो तो नहीं हुआ। पहले भी ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर अभी भी कंप्लीट है ना। और ये रेजोनेंस बताया जा रहा है, अगर ये करता तो ऐसा, सॉरी अगर ये करता तो यहां बनेगा, जो भी ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। यहां तक बात समझ में आया। अब जो चीज बताने जा रहा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। ये बताओ यहां पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, चलो इसी फ्लोरीन की बात कर लेते, बोलो 1s2 2s2 2p, ऑर्बिटल डायग्राम से समझाने जा रहा, समझिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल होगा ना। इसका क्या होगा बेटा, ये 2s होगा और ये 2p होगा। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, यहां पर 2, यहां पर 2 और यहां पर, यही वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां बॉन्ड बनाया या यहां बनाया, या किसी एक को पकड़ लो, क्लियर। और बच गया इसके पास 2 2 2, तो ये ना भाई 2 2 2, क्लियर है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, किसको डोनेट हुआ, तब देखे बोरोन लिया कहां पे, उसको चेक कर लेते हैं। बोल बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना, 5, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बेटा, 1s2 2s2 2p1। इसका ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनेगा, यहां पर 2s है और यहां पर 2p है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। थोड़ी देर पहले ये कंसेप्ट हम लोग पढ़े थे। तो बोल बेटा क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन यहां, तो टोटल कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा बोल। तो ये 3 में से एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, तीनों के साथ बॉन्ड बना लिया, ये खाली बचा हुआ है, इसी खाली में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। समझ में आ रहा है। तब आपके लिए सवाल, फ्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, sp-d-f, पी का इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ ना। और जो बोरोन उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो कहां एक्सेप्ट कर रहा है, sp-d-f, p, क्लियर है। चूंकि पी से निकल करके पी में जा रहा है और बनने के बाद बना क्या है, पाई बॉन्ड बनाना, पाई बॉन्ड बनाना। तो इसको एक नाम से पुकारा जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर करो बात, समझ में आया क्यों पी पाई कहा जा रहा है, क्योंकि पी से निकल करके पी में जा रहा है, पाई बनेगा तो इसका नाम होगा पाई बनेगा, इसलिए नाम दिया गया पी पाई बैक बॉन्डिंग। आओ तो बात समझते, देखो तो ये समझ में आ रहा है। ये कौन है, फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल, देखो उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ, और बोरोन का पी ऑर्बिटल क्या बेटा, खाली पड़ा हुआ, ये बैक बॉन्डिंग होगा। यही चीज यहां पर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब एक और बात, BF3 है ना बेटा, अच्छे से समझ ले, आगे ये दोबारा जरूरत पड़ने वाला है। क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, बात करो। नहीं अरे भाई बोरोन है ना, अब तक तो तुम लोग को पल्ले पर अच्छा सर थोड़ी देर पहले देखे थे BH3 AL BAL, ये कुछ भी कर ले उसका तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, है ना। तो क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका एक और मेंबर सोच, इसका एक और मेंबर सोच, है ना। इन चारों में बोल लिविस एसिड कौन है, कॉमन सेंस यूज कर बे गधा, कॉमन सेंस। चारों क्यों, बोले सर लिविस एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब बोरोन क्यों एक्सेप्ट करना चाहेगा लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी एक्सेप्ट करना चाहेगा, है ना भाई। इसका देखना ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं है। पर एक सवाल क्या आता है, ये तो भाई याद रखना चारों लिविस एसिड है, पूछेगा अच्छा लिविस एसिड कौन है, बोलो बोलो, टेल होना चाहिए BF3, पर जवाब है Bi3। क्यों है, अब वो सुनो। ये जब बनता है ना बेटा, तो बनने के टाइम में ये तो बैक बॉन्डिंग किया। अच्छा बताओ ना, ये लोग लिविस एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुमको नहीं लग रहा कि BF3 फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बैक बॉन्डिंग करके अपना भूख मिटा लिया। तो जब भूख मिट गया बेटा, तब इसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी कम हो गया। तो आप बोल सकते थे बाकी में भी तो बैक बॉन्डिंग होगा। और समझते हैं, देखो बैक बॉन्डिंग होने के लिए भी क्राइटेरिया है बेटा, जिस दो ऑर्बिटल के बीच में बैक बॉन्डिंग होगा उसका एनर्जी, उसका साइज लगभग सेम होना चाहिए। देखो तो यहां बात समझ में आ रहा, यहां बोरोन और फ्लोरीन के बीच में जो बैक बॉन्डिंग है वो किसके बीच में है,
2p और 2p, याद है ना 2p और 2p के बीच में, लेकिन यहाँ 2p और 2p किसका, बोरोन का, क्लोरीन का 3p, 2p किसका, बोरोन का 4p। तो बताओ तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहां हुआ, इसका पेट तो सबसे पहले भर गया, तो अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी रखेगा, और इसका पेट अभी भी खाली जैसा फील होती है, सबसे ज्यादा टेंडेंसी रखेगा भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन दे और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो इस तरफ जाने पर बोल क्या हो रहा है, लेविस एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि इस तरफ बेटा बैक बॉन्डिंग का टेंडेंसी घट रहा है। क्लियर है, देख ले एक साथ कई चीज को आपको हम डिस्कस करें, ना सिर्फ बैक बॉन्डिंग पढ़ा रहे बल्कि इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन दिए, समझ आए बेटा। ये मामला फिर से आगे चल करके आएगा जब हम लोग एसिड बेस का स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट दोबारा आपके सामने आने वाला है, यहां पर टच करके निकल रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसा एक्सप्रेशन मत दिया करे, हमेशा डरा देता है, समझ आया। तो अगेन भटक मत जाना, हमारा पढ़ाई लेकिन देख हेडिंग को मेंटेन करके रखें। हम लोग पढ़ रहे कौन सा स्पेशल मेथड है कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट होगा, पर उससे इतना सारा टर्म्स रिलेटेड है कि हम सारे को आपको डिस्कस करते हुए चल रहे, ठीक है। यहां तक आओ, एसिड प्लस बेस कंप्लीट द रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बट नॉट ऑलवेज। ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आपका एसिड और बेस आर्हेनियस होगा। बेटा वाटर बनने के लिए एसिड से क्या चाहिए, H+, बेस से क्या चाहिए, तभी तो दोनों मिलकर के एसिड पानी बनाएगा। क्या लिविस के पास H+ एसिड होगा, लिविस एसिड में H+ होगा। अभी 2 मिनट पहले लिविस एसिड बेस का बात किए थे, लिविस एसिड फिर से बोल, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लिविस एसिड और डोनर पढ़ इसको, लिविस एसिड प्लस लिविस बेस इक्वल्स टू लिविस सॉल्ट एंड दैट इज नोन एज। और मामला सिंपल है, क्यों ऐसा कहा जाता है देख समझाते हैं, देख यहां पर समझना, बोलना बेटा क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, अमोनिया। क्या बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कौन इलेक्ट्रॉन भूखा, कौन इलेक्ट्रॉन रिच। क्या नाइट्रोजन का नॉर्मल कोवैलेंसी सैचुरेट हो चुका है, तो देखते ही आपने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जो दिया वो लिविस बेस बन गया, जो लिया वो लिविस एसिड बन गया, और बनने के बाद कुछ इस तरीके का मामला आएगा, H H H कोऑर्डिनेट बॉन्ड B F F F, ये बोल ये है लिविस सॉल्ट। और सॉल्ट बना कैसे बना, कुछ नहीं, देखते सिंपली दोनों ऐड नहीं हो गया, ऐड होने से नाम दे दिया गया। जब भी लिविस का सॉल्ट बनेगा बेटा, एसिड और बेस आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जुड़ जाएगा, कहानी खत्म। इसीलिए लिविस सॉल्ट को क्या नाम से पुकारा जाएगा, लिविस एडेक्ट। एडेक्ट का मतलब समझ में आ गया यहां पर, ठीक। अब एक तगड़ा क्वेश्चन बेटा बहुत पहले पूछा था आईआईटी में, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन हियर, बोल, डायग्राम से सिखाया ना बेटा, काउंट कर बोल। अच्छा उससे पहले एक और चीज चेक कर ले, हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग ये पढ़ रहे ना किसका ऑक्टेट कंप्लीट है, किसका नहीं हुआ या कंप्लीट हुआ, बोल। ऑक्टेट कंप्लीट है, अभी भी है, बोरोन का है, हो गया। हम लोग यही तो पढ़ रहे, स्पेशल केस जहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है पर हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक। तो हाइब्रिडेशन बोल, sp2, यहां हाइब्रिडेशन बोल, यहां हाइब्रिडेशन बोल, sp3। जेई में जो क्वेश्चन पूछा था आईआईटी में वो ये था कि NH3, क्वेश्चन ऐसा दिया था, देखो लैंग्वेज बता दे रहे, NH3 is to BF3 1:1 कॉम्प्लेक्स के अंदर नाइट्रोजन और बोरोन का हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री बताओ, ये था सवाल। तो वो तो 1:1 कॉम्प्लेक्स का मतलब किसकी बात कर रहा है ना भाई, और इसके अंदर वो दोनों का हाइब्रिडेशन, दोनों का ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल, ये था जवाब आपका। क्लियर है यहां तक, समझ में आया, वेरी गुड। तो बेटा यहां पर हम लोग क्या कंप्लीट किए, हम लोग स्पेशल केस को समझे जहां पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था पर ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्लियर यहां तक, ये डायग्राम देखो समझ में आ रहा, क्लियर है, ठीक है। और ये देखो है ना भाई, देख अच्छा यहां पे भी समझ लेना, बोरोन का देखो पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, तो जो नाइट्रोजन डोनेट करेगा अपना लोन पेयर वो इसमें जाएगा, इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, ठीक है यहां तक। अब क्या होता है देखो, अब आगे देखो ये वर्ड आया ना, तो सब ये पता चला, इतना सारा कुछ पढ़ने के बाद पता चला
कि ऑक्टेट रूल का कोई वजूद नहीं है। बचा कुछ, सबका तो धज्जी हो गया, कहीं हो रहा कहीं नहीं हो रहा, कुछ अपने मर्जी से पूरा करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड ऑक्यूपाई कर ले रहा है, ठीक है। तब एक बंदा आया और वो बंदा बोला, देख भाई तुम लोगों का दही खट्टा, मेरा दही मीठा। कौन था वो बंदा? वो बोला कोई जरूरी नहीं है कि हर मॉलिक्यूल ऑक्टेट फॉलो करेगा, लेकिन हर मॉलिक्यूल और मैक्सिमम कोवैलेंसी किस पर डिपेंड करेगा। और वो एक डेटा दिया। क्या डेटा दिया? देखो यहां पर, ये बात समझे। और कुछ नहीं, उसका बोलना है कि अब जरूरी नहीं कि हर किसी को जो ऑक्टेट फॉलो किया अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरी ये हो गया कि हर किसी को मैक्सिमम कोवैलेंसी फॉलो करना पड़ेगा। आइए इसको मतलब समझाते हैं। और वो कुछ डेटा दिया, ये देख डेटा देख। चलो पहले ले लेते सारा का सारा। क्या बताया कि कोवैलेंसी किस पर डिपेंड करेगा? बोले जो पीरियड 1 होगा उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होगा, जो पीरियड 2 होगा, जो 3 होगा उसका मैक्सिमम को 2 वाले का 4 होगा, और 3 और 4 का 6 होगा, 5 और 6 का 8 होगा। चलो इसका मतलब समझाते हैं आपको। बोल बेटा किस पीरियड की बात कर रहे हैं यहां पर? फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, आना सेकंड से शुरू करते हैं, सेकंड ऑर्बिट पे बात करते हैं, थर्ड ऑर्बिट पे भी बात कर लेते हैं, दोनों पे बात करते हैं। थर्ड बेटर होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले क्या बताए थे बोले तो, किस और किस पीरियड में सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां से शुरू होता है? थर्ड से ना, थर्ड से। बोलना बेटा, थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम पाया जाता है ना। थोड़ी देर पहले क्या, वैसे एल्यूमिनियम का लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन था? 3। पर थोड़ी देर पहले आपसे पूछे थे कि एल्यूमिनियम मैक्सिमम कितना तक दिखाता है। देखो तो एल्यूमिनियम के लिए कितना बताया है ना। अच्छा सल्फर फास्फोरस भी तो थर्ड पीरियड का मेंबर है, बोलो उसका मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है? 6 नहीं होता बेटा, सुनो, फास्फोरस का पढ़े थे PCl3 5, और फास्फोरस ये भी बनाता है, मैक्सिमम 6 है। आया बात समझ में? तो बताया कि हर कोई क्या फॉलो करेगा? मैक्सिमम, और मैक्सिमम का ये डेटा आपको दे दिया गया। पहला पीरियड के लिए 2, दूसरे पीरियड के लिए 4। 2 का मतलब लास्ट में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। यानी कि देखो तो यहां तक तो ऑक्टेट का बात ठीक चल रहा है, ये ऑक्टेट से कम है, इसमें सारा ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, और बाकी सबका सब ऑक्टेट से ज्यादा, यानी सुपर ऑक्टेट है। क्लियर यहां तक? ठीक। अब आपको क्या करना है, अगला टॉपिक शुरू करने वाले बेटा हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट चलो बेटा शुरू करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग? VBT, वैलेंस बॉन्ड। इसको एक और जगह पढ़ने को मिलेगा, बोलो कहां? कोऑर्डिनेट, है ना, कोऑर्डिनेशन में मिलेगा, ठीक है। VBT क्या कहता है, आइए बातचीत करते हैं। VBT कई सारे सवालों का जवाब देगा जो लिविस नहीं दे पाया था, है ना। लिविस ये नहीं दे पाया था कि उसके मुताबिक क्या था भाई, एक कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा। आइए बात करते हैं। यहां कौन दिया था ये? अच्छा नाम है ना। तो ये 2 बंदा था, हिटलर लंदन। देखो क्या कहता है, पहला लाइन, यही बात की थे। यानी इस थ्योरी के मुताबिक जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। आगे देखो क्या कहता है, पढ़े, अब इसको समझो। व्हाट डू मीन, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, तो हाफ फील्ड में कितना इलेक्ट्रॉन। बेटा वही लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया, पहले जो हम लोग पढ़े थे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, यही हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। और जब बॉन्ड बनेगा तो इसका अनपेयर उसका अनपेयर जब एक साथ होगा तो वो कैसा स्पिन में होगा बेटा? ऑपोजिट स्पिन में होगा, ठीक है ना। पढ़ो ये चीज। पढ़ लिए? ठीक। अब देखो क्या बताया जा रहा है कि जब 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, चलो ओवरलैप करवाते हैं। ये लो एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये दोनों ओवरलैप किया, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस है। बताओ तो ओवरलैप की वजह से किस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो? इस वाली जगह पर, है ना। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया बेटा, और ये प्लस है, ये प्लस है, और ये इलेक्ट्रॉन का क्राउड माइनस है, तो बोल ये माइनस और प्लस के बीच में क्या आएगा? इस माइनस और प्लस के बीच में क्या आएगा? तो अपने को सवाल का जवाब मिल गया कि ऐसा क्या था जो दोनों एटम को बांध कर रखेगा यहां पर, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो, और इसके बीच में अट्रैक्शन, ये दोनों को उसको बांध के रखेगा। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है बेटा? अट्रैक्शन हुआ कि रिपल्शन हुआ? बात करो, अट्रैक्शन। अब ये बताओ तो कहीं अगर 2 चीजों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा कि रिलीज होगा?
रिलीज होगा, और वो एनर्जी कौन सा एनर्जी कहलाएगा, है ना। तो ये पार्ट है आपका जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम। समझ में आई ये बात। अब आगे देखो क्या कहता है, समझो या फॉलो। इसी को आगे मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो समझना, पहले क्या बताया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो बॉन्ड बनेगा। ये कहता है जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना मजबूत बनेगा, ठीक है। वो क्या बोला था कि सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन ही, मैंने हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही टेक पार्ट करेगा। देखो ये क्या कहता है, और याद करो 2 मिनट पहले जब हम लोग वो देख रहे थे उसमें पढ़ रहे थे ना कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जंप करके आगे चला गया तो पेयर्ड अनपेयर्ड हो गया। तो पेयर्ड भी कर सकता है ओवरलैपिंग अगर वो अपने आप को इस फॉर्म में ले जाए। आगे क्या कहता है पढ़ो। पढ़े। अब देखो क्या कहता है, आप लोग बताओ। यहां बताया जा रहा है कि जो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, जिस ऑर्बिटल के पास डायरेक्शन होगा उसका ओवरलैपिंग, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा उसका ओवरलैपिंग, कौन सा ओवरलैपिंग बेहतर होगा, पढ़ के बताओ। बोलो। डायरेक्शन। अब आप बताओ एस और पी किसके पास डायरेक्शन है, पी एस के पास है। तो देखो तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर बनेगा कि एस और एस के बीच में जो ओवरलैपिंग होगा उससे बेहतर ओवरलैपिंग एस और पी का ओवरलैपिंग होगा, और उससे ज्यादा बेटर ओवरलैपिंग पी और पी का होगा। क्लियर है बेटा। अगला पार्ट देखो क्या बताता है। ओवरलैपिंग होगा किसके बीच में होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में होगा। किस तरीके से होगा पढ़ो। 2 तरह का ओवरलैपिंग होगा, है ना। और ये 2 तरह का ओवरलैपिंग कैसे होगा बेटा, एक लीनियर ओवरलैपिंग और एक पैरेलल। जो लीनियर ओवरलैपिंग होगा वो क्या देगा, जो पैरेलल ओवरलैपिंग होगा वो क्या देगा, और जो लीनियर ओवरलैपिंग होगा बेटा वो 180 डिग्री पे होगा, जो पैरेलल होगा वो 0 डिग्री पे होगा। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक अब हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड कितनी तरह का हो गया, 2। कौन कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। क्लियर है। अब आइए इस पे बातचीत करते हैं, सिग्मा और पाई पे। समझना बेटा बहुत कुछ यहां जानने को है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में देखो पहले क्या बताया जा रहा है, आइए मेरे साथ रहना। देखो क्या बताया जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, लीनियर या इसका मतलब समझाएंगे क्या होता है। अब यहां देखो पाई कैसे बनेगा, या और सिग्मा बॉन्ड जो बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा, या बताओ तो क्या लैंग्वेज है, एओ एटॉमिक ऑर्बिटल, एचओ। एक रूल दिमाग में सेट कर ले, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी कि कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब sp sp2 sp3, कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ मतलब sp_d के साथ हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में भी। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब इस तरफ देखो कौन बनाएगा, पी के बीच में, और इस तरह का लैंग्वेज थोड़ी देर पहले सिखाया था ना बेटा, पी और पी के बीच में अगर पाई बनेगा उसका नाम पी पाई, पी और डी के बीच में बनेगा पी पाई डी पाई, और डी और डी के बीच में बनेगा तो डी पाई डी पाई। ये बात समझ में आया। अब एक चीज समझो, इन दोनों में कॉमन कौन है ढूंढो, पी है ना। तो सबसे बेहतर तरीका है दोनों को पी के साथ कंपेयर करते, ठीक है ना। अब बताना ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, और ये क्या है, हाँ उसका एक्सिस है, ठीक है ना। बोलो ये कौन है, ये हुआ। अब ये जब दोनों ओवरलैप करेगा इस तरीके से तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब लैंग्वेज पे ध्यान देना, एक लाइन में दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, एक्सिस टू एक्सिस दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, इसलिए इसको क्या कहा गया बेटा, एक्सियल। और एंड टू एंड, एक का एंड पकड़ो दूसरे का एंड पकड़ो। ये लैंग्वेज समझ में आया आप लोगों को। अब इस तरफ पकड़ते बात, बोलो ये कौन सा ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है, और इसको उस तरीके से ओवरलैप करवाए बेटा। अब लैंग्वेज को मिलाओ, ये कैसा है ना। अच्छा इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, और यहां एंगल कितना होगा, जो थोड़ी देर पहले बताया कि 180 डिग्री और 0 डिग्री के ऊपर। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ऊपर का लैंग्वेज समझ में आ गया, ये समझ में आया। तो ये याद रखना किसके किसके बीच में बनेगा, कैसे बनेगा। अब और देखते हैं एक एक करके डिटेल में। देखो तो ये बात समझ में आ रहा, पहला एस और एस को समझ में आया, एस और पी बेटा समझ में आ रहा, देखो तो ठीक। और पी और पी समझ में आ रहा, ये सारा का सारा
सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा। अब आज पी और पी के बीच में देखो तो बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से है ना बेटा, ये और ये ओवरलैप करके ये बनाया। आप समझो, ये बनने के बाद ये पार्ट इस तरह का ऑक्युपाई करता है और ये वाला पार्ट इस तरीके से बनता है, और ये जगह क्या कहलाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने का कोई चांस नहीं, तो ये जगह कहलाएगा नोड। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे आगे चल करके जब एमओटी पढ़ेंगे। फाइन, अभी आप सिर्फ ओवरलैपिंग को समझो, किसके किसके बीच में हो रहा है। आप बताओ तो किसके किसके बीच में ओवरलैपिंग हम, और इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, इस पाई बॉन्ड का नाम क्या होगा, पी पाई पी पाई। ये देख, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग हुआ, ये पी और डी के बीच में हुआ। यहां पर बोलो, क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े, आइए अगला पार्ट पे बात करते हैं। यहां देखो, सिग्मा बॉन्ड प्राइमरी होगा, पाई बॉन्ड सेकेंडरी होगा। इसका मतलब बताओ, जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। मतलब बोल, ये कौन सा बॉन्ड बना, ये कौन सा बना, एक सिग्मा एक पाई। ये क्या बना, एक सिग्मा दो पाई। ये कौन सा बना, नॉट पॉसिबल। दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड, याद कीजिए, ये एमओटी में फिर से पढ़ेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर तीन से ज्यादा नहीं होता, पर होता है, एक मामले में होता है। कहां पे होता है बताओ, चलिए बात करेंगे, बता दे रहे। CO प्लस एक ऐसा मामला जहां बॉन्ड ऑर्डर 3.5 पाया गया, अदरवाइज याद रखना दो एटम के बीच में तीन से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनेगा। ये बात समझ में आया बेटा आप लोग को? आओ यहां देखो, आगे क्या बताया जा रहा, कैसा बॉन्ड होगा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि इसमें बेहतर ओवरलैपिंग होता है। और वो पहले ही बता दिया, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना अच्छा बनेगा, और इसमें पुअर ओवरलैपिंग होने की वजह से ये बॉन्ड कैसा बनेगा बेटा, वीक बॉन्ड बनेगा। और ये समझो, सिग्मा बॉन्ड क्या तय करता है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। डायरेक्शन का दूसरा मतलब समझिए, सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री तय करेगा। जब आगे चल करके हम लोग ज्योमेट्री पढ़ने वाले, हाइब्रिडेशन पढ़ने वाले बेटा, वहां याद रखना, एक मॉलिक्यूल का जो भी ज्योमेट्री तय होगा वो पाई बॉन्ड तय नहीं करेगा, वो सिग्मा बॉन्ड तय करेगा। यानी कि प्राइमरी पे ये जो बॉन्ड है ये क्या डिसाइड कर रहा है, साथ में क्या डिसाइड कर रहा है, एक्सटेंट ऑफ इंटरन्यूक्लियर यानी बॉन्ड लेंथ। अच्छा बताओ तो सिग्मा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है कि पाई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है? फिर से बात कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ और ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बोल। यानी पाई आने पर क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ। पढ़ो, आया बात समझ में? ठीक है। और इसके पास डायरेक्शन का कोई इफेक्ट, तो पाई बॉन्ड डायरेक्शन तय नहीं करेगा, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शन तय करेगा। पाई बॉन्ड आएगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस शॉर्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड होगा तो उसका लेंथ एक्सटेंड करेगा, थोड़ा बढ़ेगा। क्लियर है? अब इस बात पे ध्यान दो, मॉलिक्यूलर सिग्मा ऑर्बिटल, अब समझना, एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप किया तो कोवैलेंट बॉन्ड तो बना, लेकिन उस ओवरलैपिंग के बाद जो ऑर्बिटल तैयार होगा उसका नाम बेटा, यही तो अगला टॉपिक हमारा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ी देर के बाद आते हैं इस क्वेश्चन पे, रुक जाओ। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा कंसिस्ट ऑफ, इस लैंग्वेज पे ध्यान दे बेटा, क्या है इसके पास, जो हर तरफ से न्यूक्लियर एक्सिस के आसपास पूरा इक्वली मौजूद होगा। लेकिन जो पाई होगा उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, एक ऊपर होगा और एक, ये देख 2 मिनट पहले ये डायग्राम को देखे थे, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ऊपर की तरफ और एक यहां पर देखो, पूरा एक साथ मिलेगा आपको। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, वहां पर आपको 2 मिला। बात आया समझ में पाई में? ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। इस लाइन को देखो, सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, दैट इज, का मतलब बताओ, मूव नहीं करेगा। आज के दौर का जो हमारा मोबाइल फोन है और आज से 20-25 साल पहले का जो मोबाइल मतलब जो फोन हुआ करता था, कौन लोकलाइज्ड है और कौन डीलोकलाइज्ड है? बोलो बोलो बोलो। पहले वाला फोन जो फिक्स था, अपनी जगह से हिलता नहीं था, बस एक कोने पे पड़ा है, वहीं से आपको सारे यूज करना है। और आज का फोन क्या हो गया बेटा, डीलोकलाइज का मतलब होगा मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, उसको डीलोकलाइज कहेंगे, है ना? कभी सुना आपका हड्डी डीलोकलाइज कर गया, क्या मतलब निकला,
वो अपनी जगह छोड़ करके दूसरी तरफ मूव कर गया। समझ में आई ये लैंग्वेज? तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा वो डिलोकलाइज बात कर नहीं करेगा। और पाई, चलो दिखाते देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप यहां पे समझ सकते हो, है ना। अब ये पाई बॉन्ड अगर यहां मूव करता है, ये यहां मूव करता है, ये यहां मूव करता है, तो बोल बेटा क्या बनेगा, क्या होगा बोलिए, इस तरीके का मामला आएगा, है ना। क्या आपको पता है कि एक बेंजीन रिंग में ये जो हम लोग सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल का मतलब क्या है? इसका नाम है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहां पर फिर से सवाल आप लोगों के लिए, कौन डीलोकलाइज करेगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? ये पाई बॉन्ड का प्रॉपर्टी, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करता है एक्सेप्ट वन केस। एक ऐसा मामला जहां सिग्मा बॉन्ड भी डीलोकलाइज करता है, देखिए कौन बेटा बताएगा, बोलो बोलो, टेल हाइपर कंजुगेशन। जब आगे पढ़ेंगे बेटा वहां दिखाएंगे। अब यहां से ध्यान से समझना, ये टॉपिक आपका ऑर्गेनिक के साथ रिलेट हो रहा है। यहां पर सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज नहीं करेगा, कहां करेगा? सिर्फ एक जगह पे करेगा। और यहां पर जहां पे भी आपका कंजुगेशन है, रेजोनेंस हो रहा है, वहां पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा। समझ में आया बात? अब आओ इसको समझते हैं, इस लाइन को देखो क्या बोला, और यहां पर वर्ड पकड़, सिग्मा बॉन्ड के पास फ्री रोटेशन है, जितना चाहे आप घुमा सकते हो। पाई बॉन्ड को घुमाने बैठोगे एक दूसरे में उलझ जाएगा, फ्री रोटेट नहीं करेगा। ड्यू टू फ्री रोटेशन किस तरह का आइसोमर पाया जाएगा? सुने कभी कन्फर्मेशनल आइसोमर? हाँ, एक दो एग्जाम्पल का नाम बता दो, कन्फर्मेशनल आइसोमर का टाइप बता दे, बोलो ना तो ग्रहण लगेगा, ग्रहण लग जाएगा, बोलो ग्रहण लग जाएगा। एक्लिप्स्ड, स्क्यू, गाउच, एंटी, पढ़े नहीं होंगे, कान में पढ़ा तो ये वर्ड आया होगा किस तरह का आइसोमर होता है, आगे ऑर्गेनिक में देखेंगे बेटा। तो याद रखना फ्री रोटेशन की वजह से किस तरह का आइसोमर मिलने वाला आपको, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से किस तरह का आइसोमर मिलने वाला आपको, बोलो ज्योमेट्रिकल। चलो एक एग्जांपल से समझाते, यहां देखो, ला बेटा 2 पिन दे तो, ठीक, ये ले रख इसको अपने पास, यहां ध्यान देना। देखो तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, बताना बेटा, CH3H, CH3H, और बताना ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर के कैटेगरी में आएगा? बताओ तो कौन सिस हुआ और कौन ट्रांस हुआ? इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ना बेटा आपके पास, सिस और ट्रांस, ठीक है। अब समझने के लिए मान लो ये जो पेन है, पेन का टिप मान लो हाइड्रोजन है, और पेन का एंड मान लो कौन है, मिथाइल है, ठीक है। पेन का टिप हाइड्रोजन और पेन का एंड मिथाइल है, तो बोलो तो बेटा मैच कर रहा, चेक करो। पेन का एंड मिथाइल है, पेन का टिप हाइड्रोजन है, इस तरफ मिला, नहीं सॉरी इसमें मिला है ना, यहां से मिला, बोलो मैच कर रहा है। पेन का टिप हाइड्रोजन है, पेन का एंड मिथाइल है, इस तरफ चेक कर, पेन का टिप और पेन का एंड हाइड्रोजन है। अब अगर इस चीज को आप इसमें कन्वर्ट करना चाहते तो बोलो तो कौन सा पार्ट मैच कर रहा है? मैच कर रहा है ना इधर वाला, हाँ। मतलब आपको करना क्या है, अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना, तो इस पार्ट को फिक्स रखकर इस पार्ट को क्या करना होगा, रोटेट करोगे तभी तो। आप पूरा नहीं रोटेट कर सकते, आपको तो ये फिक्स रखना होगा, पूरा रोटेट तो ये भी घूम जाएगा। इस पार्ट को फिक्स रखकर अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे तो ये घूमेगा नहीं, घूमेगा। इसी को आप क्या कहोगे, पाई बॉन्ड के पास रेस्ट्रिक्शन आ गया, फ्री रोटेशन का प्रॉपर्टी अब उसके पास नहीं है। तो जब फ्री रोटेशन मिलेगा तो कन्फर्मेशनल आइसोमर, और जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मिलेगा तो कौन सा आइसोमर बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझ में आया? ये पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पढ़े और साथ में दोनों का डिफरेंस भी देखे। क्लियर यहां तक? चलो आप देखो क्या पढ़ने जा रहे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या बताता है हम लोगों को, चलो बात करते हैं, पढ़ो क्या बोलता है, ठीक है। ये थ्योरी आपको ये बताएगा कि एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री क्या होगा। साथ में ये भी याद रखना, ये वहां पे बहुत अच्छी तरीके से काम, ये 100% करेक्ट नहीं है बेटा, लेकिन कह सकते हैं कि मोर देन 90% करेक्ट काम करेगा ये। इसे ज्यादातर मॉलिक्यूल का, सिंपल मॉलिक्यूल्स का, लेकिन कैसा मॉलिक्यूल, कोवैलेंट की आयनिक, बोलो बोलो, वैलेंट की बात कर काम करेगा। और अगर कोवैलेंट है तो सेंट्रल एटम मेटल होगा या नॉन मेटल होगा,
नॉन मेटल होगा। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे ये काम करेगा, आपको एक आइडिया देगा कि एक मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होना चाहिए। नॉट ओनली दैट, शुरू का 2 आइडिया तो आप खुद क्रिएट कर सकते हो। देखो दिखाते हो, उससे पहले ये समझो क्या कहता है। बात समझे? इस थ्योरी के मुताबिक हर मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा, अपने आप को इस तरह ऐसा ज्योमेट्री को ऑक्युपाई करेगा कि उसके पास क्या होगा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। अब ये रिपल्शन का बात कहां से आ गया, आइए बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन पेयर? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉन्ड पेयर? वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाया। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन का ऑर्डर किसमें दिया गया है? लोन पेयर, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, ये रहा रिपल्शन का मामला। अब एक लॉजिक के साथ सेट करते हैं। मान लो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB2 टाइप, जहां पर ए आपका सेंट्रल एटम है बेटा और बी आपका क्या है, सराउंडिंग एटम है। एक पॉसिबिलिटी देखो तो, ज्योमेट्री का एक पॉसिबिलिटी, तो बोलो यहां पर आपके पास क्या है, बॉन्ड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यही कहलाएगा कौन सा पेयर, बॉन्ड पेयर। ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एक और पॉसिबिलिटी देखो, एक और पॉसिबिलिटी देखो। अब लॉजिक यूज करो, बोलो कौन सा स्ट्रक्चर आपको लगता है कि वहां पर रिपल्शन सबसे कम होगा और स्टेबिलिटी सबसे, तो बोल पहला वाला होगा, नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। यानी जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल होगा वो कैसा ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, लीनियर को फॉलो करेगा। ठीक, एक और को समझते हैं, आइए AB3 पे बात करते हैं। AB3 का एक पॉसिबिलिटी पकड़ लीजिए। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ऐसा मान ले बेटा, एक पॉसिबिलिटी वैसा मान ले। क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां होना चाहिए, है ना? यानी इसका पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं है और ये। तो 2 डिस्कवरी तो आप कर बैठे कि जो AB2 टाइप होगा वो इस तरह का ज्योमेट्री को फॉलो करेगा, जो AB3 टाइप होगा वो इस तरह का ज्योमेट्री को फॉलो करेगा। ठीक है, उसी तरीके से AB4, AB5 आपके पास पूरा एक लिस्ट है। आपको बैठ करके नया कुछ डिस्कवरी नहीं करना है बेटा। चक्के का आविष्कार हो चुका है, चक्का आपको दे दिया जाएगा, आपको बैठ के चक्का को घुमाना है। अब कौन कितनी अच्छी तरीके से घुमा सकता है, मतलब ये देखो, जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल है वो किस ज्योमेट्री को फॉलो करेगा बेटा, AB और AB3 टाइप। 3 का मतलब से ये A है, ये B है आपका, ये B है, यहाँ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज B, दिस इज B। ये एक चीज दिमाग में फिट कर ले, तेरे केमिस्ट्री में जो नॉर्मल ज्योमेट्री है सिर्फ 6 है। कौन कौन है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद वाला कौन है, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। 1 2 3 4 5 6, ये 6 का 6 ज्योमेट्री बेटा आपको दिमाग में फिट करना है। इसको अगर फिट करोगे, और कैसे फिट करना वो भी तरीका सिखाएंगे, इसको अगर फिट करोगे तो यकीन मानो आपका जितना भी प्रॉब्लम है जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और याद कितना रखना है बेटा, ओनली 6 में से कितना याद है देखो तो आप लोगों को, कितना याद है बोलो, 6 का 6 याद है? हाँ, सिर्फ 6 का 6 याद नहीं है कि आप उसको विजुअलाइज कर सकते कि कैसा दिखता होगा। सामने तो आपका पिक्चर दिया हुआ है, याद है तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब आपका काम क्या है, आज का क्लास यहां पे ओवर। अगले क्लास क्या पढ़ने वाले बेटा सुन लो। जब तक इस पे आपका पकड़ मजबूत नहीं होगा आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज आपको एक सिंपल सा होमवर्क दे रहे, मेरे को ये 6 ज्योमेट्री याद चाहिए, तो अपने हिसाब से पढ़ के और याद करके आओ। अगले क्लास में इसको याद रखने का तरीका, लॉजिक, ट्रिक, टेक्निक सब बताने वाले।